चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। बस आज की इस वीडियो में वो विसर्ग संधि पढ़ेंगे और संधि का जो प्रकार है आज आपका पूरी तरह से क्या है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे विसर्ग संधि पढ़ा दूंगा ना कि जीवन भर आपको याद रहेगा, बस थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना है। देखो, विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है? ऐसा संधि जिसमें विसर्ग के बाद कोनो स्वर या व्यंजन आकर मिल जाए और वहां पर जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आकर जुड़ता है और उसके जुड़ने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उससे हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का मतलब होता है ऐसा, मतलब विसर्ग के बाद ऐसा स्वर या व्यंजन जुड़े जो विसर्ग में परिवर्तन कर देगा तो उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है ना। ये विसर्ग संधि है, विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुड़ेगा तब जाकर वो क्या बनेगा? आपका विसर्ग संधि बन जाएगा। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जोड़ना है। अब देखो, विसर्ग संधि को पहचानने के नियम क्या है? हुआ देखो, विसर्ग संधि को पहचानने के बहुत नियम होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नियम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नियम नंबर 1 देखिए। पहला नियम है कि विसर्ग का तालाब, विसर्ग जो होता है वो तालाबे सब पेट कटवा और दंती समय परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए, च और छ तालाबे समय परिवर्तन होगा, ट और ठ पेट कटवा समय परिवर्तित होगा, और ट और ठ ये वाला जो है ये आधा डंटे समय परिवर्तित होगा। तो ये च और छ तालाबे समय मतलब ऐसे आपको परिवर्तित कर देना है। जैसे देखिए, नी जोड़ चय है तो ये च आ गया तो इसका मतलब तालाबे समय चेंज हो जाएगा, आधा तालाबे समय। ये मतलब ये हलंत लगा, ये हलंत का मतलब आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है हलंत का मतलब। तो नी जोड़ चय क्या? निश्चय नी जोड़ चल, ये भी च आ गया तो किसमें? आधा तालाबे समय चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं च आपका तालाबे समय चेंज होगा। और नी जोड़ थूर, ये थ आ गया तो थ आ गया तो आधा पेट का समय तो निष्ठुर हो जाएगा। नमः जोड़ते तो त आ जाएगा तो किसमें? आधा दंते समय तो नमस्ते हो जाएगा। जैसे धनुष जोड़ टंकार तो ये त आ गया तो आधा स जुड़ेगा। देख सकते हैं आधा पेट का तो धनुष टंकार हो जाएगा। अनु जोड़ स्वर, अनुसरण, अनु जोड़ स्वर, अनुस्वार, विषम विस्मह जोड़ रण होगा तो विस्मरण हो गया। कुछ ऐसे विसर्ग होते हैं ना जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बशर्ते आपको इतना फोकस करना है, नियम नंबर 1 में ये फोकस करना है कि जो च और छ है वो आधा डंटी समय चेंज तालाबे समय चेंज होगा, ट और ठ आधा पेट का तो समय चेंज होगा, और ये वाला ट और ठ आधा डंटी समय परिवर्तित होगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये नियम नंबर 1 था। अब नियम नंबर 2 पर आप फोकस करिए। देखो, नियम नंबर 2 क्या है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन कभी काल नहीं होता है। जैसे आप बात को ध्यान से समझिए। देखिए, नियम नंबर 2 में कोई विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं दुह जोड़ शासन तो दुह जोड़ शासन तो दुशासन, या यहाँ पर आधा तालाबे स लगा सकते हैं। मान लो यहाँ तालाबे स है तो इसका आधा तालाबे स लिख कर इसको शब्द बना सकते हैं। जैसे संकोच है तो निसंकोच लिख सकते हैं इसको। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिख देना। नी जोड़ संकोच निसंकोच, चाहे निसंकोच, नी जोड़ संग निसंग, दु जोड़ साहस दुस्साहस, नी जोड़ संदेश निसंदेश। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन यदि नहीं हुआ रहेगा ना तो आंख मूंद कर बोलेंगे वो विसर्ग संधि है। जैसे आपसे एग्जाम में दे देगा कि निसंकोच कौन सा संधि है तो आंख मूंद कर बोलेंगे क्योंकि वहां पर विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा नियम क्या होता है विसर्ग संधि पहचानने के? तीसरा होता है कि विसर्ग के बाद यदि क या ख, प या फ आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क ख चाहे प फ आ जाएगा तो आंख मूंद कर बोलेंगे वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रजह जोड़ कन तो विसर्ग के बाद क आ गया कोई परिवर्तन नहीं होगा, रजह कन हो जाएगा। पयह जोड़ पान प आ गया कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क ख या प फ आ जाएगा तो विसर्ग में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं अंतःपुर अंतःपुर, दुह जोड़ ख दुख हो गया, प्रातः जोड़ काल तो क्या होगा? प्रातः काल। क या ख या प या फ आ जाएगा किसके? विसर्ग के बाद क ख चाहे प फ आ जाएगा तो विसर्ग में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। ये तीसरा नियम। अब चौथा नियम क्या है कि यदि विसर्ग के पहले छोटी ई चाहे छोटा ऊ आ जाएगा तो वो किसमें? आधा पेट काटवा समय चेंज हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं नी क्या है? नी है तो नी का मतलब क्या होगा? इसमें हर्षिकार लग गया तो छोटी ई आ गया। तो विसर्ग के पहले क्या आ गया? आपका छोटी ई आ गया। तो विसर्ग के पहले छोटी ई चाहे जो भी आपका आ रहा है, ठीक है ना। चुनाव चल रहा है ना, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। सारा मुखिया अपने अपने प्रचार के चक्कर में लगल है सब। आपको क्या करना है? डिस्टर्ब नहीं होना। थोड़ा सा आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, ठीक है ना। देखो, तो क्या ना कि यदि आपका मतलब क्या विसर्ग के पहले छोटी चाहे छोटा हुआ जाएगा तो वो किसमें चेंज होगा? आधा पेट काटवा सौ में। जैसे नमे हर्षी कही है ना तो इस हर्षी कार का मतलब हो गया छोटी, यहाँ तारकुन का मतलब छोटा हो गया। तो छोटी चाहे छोटा हुआ आएगा तो वो पेट काटवा सौ में चेंज होगा, आधा पेट काटवा सौ में। जैसे निह जोड़ कपट तो क्या होगा? निष्कपट हो जाएगा। इसके बाद आधा पेट काटवा सौ जुड़ गया। दुह जोड़ कर तो दुष्कर, चतुष जोड़ पाद चतुष्पाद, निह जोड़ पाप निष्पाप, दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, निह जोड़ फल निष्फल, और निह जोड़ कलंक क्या हो जाए? निष्कलंक हो जाएगा, है ना। तो आपका छोटी चाहे छोटा हुआ आएगा विसर्ग के पहले आ जाएगा तो ये आधा पेट काटवा सौ में चेंज हो जाता है। ये 4 नियम। पहला नियम क्या था?
पहला नियम ये था कि चौ छ आएगा तो तालाबे सौ में, दूसरा था तो ठ आएगा तो आधा पेट काटो सौ में, और टो ठ ये वाला आएगा तो आधा डंटी सौ में चेंज होएगा। और दूसरा था विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा का था कि यदि विसर्ग के बाद क ख चाहे प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये चौथा नियम है कि विसर्ग के पहले यदि छोटी चाहे छोटा हुआ जाता है तो आधा पेट काटो सौ में चेंज होएगा। ये 4 नियम हुआ। इसका 2-3 नियम और है, जरा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं और उसको समझते हैं कि आखिर विसर्ग संधि हम लोग कैसे, मतलब विसर्ग संधि को कैसे सिंपल तरीके से पहचान सकते हैं। देखो विसर्ग संधि पहचानने के लिए आपसे एग्जाम में क्या करे, बोलेगा कि धनुष जो टंकार, ये कौन सा संधि है, तो आंख मूंद के इसका संधि विच्छेद करिए। धनुष, धनुष जो टंकार, इसका मतलब धनुष टंकार हो जाएगा। तो विसर्ग संधि पहचानने के 7-8 नियम होते हैं जो सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं। अभी 4 नियम हो गया, इसका 2-3 नियम और हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 5वां नियम क्या है। 5वां नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ जाए, क्या आ जाए, विसर्ग के पहले अ आवे और उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो अ का क्या ओ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विसर्ग के पहले अ आएगा तो उस अ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। मतलब यदि किसी विसर्ग के पहले क्या आ जाए, विसर्ग के पहले अ आवे और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए। घोष व्यंजन समझ में आती है बुआ? देखो घोष व्यंजन का मतलब क्या होता है, वर्ग का तीसरका अक्षर, जैसे क ख गया तो इसमें क और ख छोड़ देना है, आ ग घ अंग, वो सब क्या होता है, घोष व्यंजन होता है। तो घोष व्यंजन का मतलब वर्ग का तीसरका अक्षर आपको लेकर चलना है। तो वर्ग का तीसरका अक्षर क्या होगा, फोकस करिए, वर्ग का तीसरा अक्षर, ध्यान दीजिए, वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, ग होगा, घ होगा, अंग होगा, क वाले का। और उसके बाद चषज में आपका ज होगा, झ होगा, य होगा, और तसज में क्या होगा, ड ढ अ होगा, ये ना होगा। देखो वर्ग का तीसरा जो व्यंजन होता है, फोकस करिएगा, वर्ग का जो तीसरा मतलब वर्ग का जो तीसरा अंक या अक्षर होता है वह सब क्या होता है, घोष व्यंजन। जैसे क ख ग में क और ख छोड़ देना है, तीसरा लेकर चलना ग घ अंग, तो वो सब क्या है, एक घोष व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, घोष व्यंजन है। और चषज में च और छ छोड़ देना है, और ज झ ये सब उठाना, ये सब भी क्या है, घोष व्यंजन है। तो किसी वही है कि यदि विसर्ग के पहले कोई अ आवे, क्या है, विसर्ग के पहले अ आएगा और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आ जाएगा, मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, तो वहां पर अ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे फोकस करिए, यहाँ पर फोकस करिएगा, देखिए जैसे देखिए आधा, आधा जोड़ गति, ये आधा में आपका आ रहा है तो अ आ गया, और साथ में ये ग आपका कौन सा घोष व्यंजन है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, अधोगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अ का क्या बन गया, ओ बन गया, अधोगति। पय जोड़ द तो क्या बन जाएगा, पयोद बन जाएगा। फोकस करिए, तेजा जोड़ मैं, तो ये आपका म आ गया। फोकस करिए, तेजा जोड़ मैं, तो ये आपका ज से अ निकल रहा है तो तेजोमय हो जाएगा। फोकस करने वाली बात ये है कि जब किसी विसर्ग के पहले आपका क्या आएगा, ओ आएगा। विसर्ग के पहले क्या आएगा, ओ आएगा। फोकस करिए, जब किसी विसर्ग के पहले अ आएगा, उसके बाद आपका घोष व्यंजन आ जाए, मतलब अ के बाद घोष व्यंजन आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा का अक्षर आपको लेकर चलना है, तो यहाँ पर देखिए ग द म र प ब, ये सब क्या है, तीसरा का अक्षर है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो फोकस करिए, यदि जैसे अधा, आधा जोड़ गति, अधोगति, पया जोड़ द पयोद, तेजा जोड़ में, तेजो में, मनो जोड़ रथ, मनोरथ, आधा जोड़ पतन, अधोपतन, देख सकते हैं यहाँ पर आगे। और उसका मना जोड़ बल, क्या हो गया, मनोबल हो गया। तो जब किसी विसर्ग के पहले अ आएगा और उसके बाद घोष व्यंजन आएगा तो वहां पर अ का ओ हो जाता है। जैसे देख सकते हैं कर्मत, 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 ये सब क्या, ओ बन गया, ठीक है ना। ये 5वां नियम था। अब 6ठा नियम क्या है कि यदि, फोकस करिएगा, यदि कोई स्वर, मतलब क्या है ना कि यदि, फोकस करने वाली बात है कि यदि अ आ, कहने का मतलब है किसी स्वर के बाद अ या आ जाए। जैसे मान लो स्वर के मतलब ये तारकुन, हर्षी कई, दीर्घ गई, ये सब क्या होता है, स्वर होता है। तो स्वर के बाद अ या अ आ जाएगा ना, अ या आ जाएगा तो उसका चेंजअप हो जाता है र में। स्वर के बाद अ चाहे आ जाएगा तो उसका चेंजअप किस में हो जाएगा, र में। जैसे देखिए यहाँ पर दूह, क्या दूह में तारकुन छुपा है, मतलब ये भी तो स्वर है ना आपका, तो इसके बाद भा में आपका आ जा रहा है, आ जा रहा है, तो दूह जोड़ भाग गया, दूर जोड़ भाग गया, यहाँ से र आ जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा, कहीं नहीं। देखो स्वर में क्या अ या आ जाएगा, क्या स्वर में अ आवे चाहे आ आवे तो चेंजअप हो जाएगा, वो किसमें, र में चेंजअप हो जाएगा। फोकस करिए, जैसे दू जोड़ भाग गया, ये क्या होगा, दुर्भाग्य आ गया, तो ये दू में क्या आपका तारकुन छुपा है, ये भी तो स्वर है ना, तो यहाँ से दू जोड़ भागे क्या बना, दुर्भाग्य। देखिए रेप का मतलब र हो गया, नी जोड़ जड़ तो निर्जड़, दू जोड़ गुण क्या होगा, दुर्गुण हो गया, बही जोड़ मुख बहिर्मुख हो गया, दू जोड़ गम हो गया, दुर्गम हो गया, दू जोड़ उपयोग क्या होगा, दुरुपयोग हो गया, नी जोड़ आशा निराशा हो गया, दू जोड़ मुख क्या होगा, दुर्मुख हो गया। तो कहने का मतलब जब स्वर के बाद
जब किसी स्वर के बाद अ या आ आएगा तो आंख मूंद का वो किस में चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। ये छठा नियम था। सातवां नियम क्या है, फोकस करिए। देखो सातवां नियम क्या होता है, यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन आएगा, विसर्ग के बाद यदि र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व जो होता है ना वो दीर्घ में चेंज हो जाता है। जैसे फोकस करिएगा, मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, देखियो जैसे यहाँ पर फोकस करिए, नी जो रोग है, क्या है, नी जो रोग है, तो नी रोग यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद आपका र आ गया तो नी जो रोग यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और साथ में जो ह्रस्व होता है हर्षी कई ये दीर्घी कई में चेंज हो जाएगा। देख सकते नी रोग, विसर्ग भी हट गया, जुड़ भी गया, निरोग हो गया, तो इसमें दीर्घी कई हो गया तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व किस में चल जाएगा, दीर्घ में बदल जाता है। तो नी जो निरोग हो गया और नी जो रस नीरस हो गया, नी जो र नीरव हो गया और नी जो रज क्या होगा, नीरज हो गया। तो विसर्ग का लोप करना है और ह्रस्व को दीर्घ में चेंज करना है। देख सकते हो सब में दीर्घ के इधर लग गया है, ठीक है। अब देखो ये सातवां नियम था। आठवां नियम क्या है कि कुछ शब्दों में विसर्ग का क्या होता है, डंटी सा हो जाता है अपने आप। जैसे देखिए नमः जोड़कार, नमः जोड़कार तो नमस्कार, पुरः जोड़कार पुरस्कार, भा जोड़कर क्या होगा, भास्कर हो गया। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें डंटी वाला स आ जाता है, विसर्ग हट जाता है और उसके बदले क्या आएगा, डंटी वाला स जुड़ जाता है। तो इस तरह से विसर्ग को पहचानने के 8 नियम थे। अभी मैं आपको 4 नियम बताया था, इसमें भी आपका ये 4 नियम है। जिसमें ये नियम था आपका कि इसमें आपका जो घोष वर्ण आएगा, मतलब अ के बाद यदि कोई घोष वर्ण आता है तो वो अ ओ में चेंज हो जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ यदि किसी स्वर के बाद अ या आ आएगा तो र में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर यदि विसर्ग के बाद आपका र आता है तो उसमें विसर्ग का लोप होगा और ह्रस्व दीर्घ में चेंज हो जाता है। और कुछ ऐसे विसर्ग होते हैं जिनमें क्या होता है, विसर्ग चेंज अप हो जाता है डंटी समय। तो ये 8 नियम आपके विसर्ग पहचानने के हैं। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।